हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान और आज आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे टॉपिक, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के बारे में। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वे ऑलमोस्ट आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और उनका सोर्स हमने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट और अच्छी बुक्स को लिया है। तो आज हम आपको जैसे जिस प्रकार से नीट के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही आपके उसी लेवल या उसके ऑलमोस्ट अपर लेवल के, जिसको मानते हैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं। और जो जेई के अपीयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए जेई मेंस के पीवाईक्यू करने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर वो जेई मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके इस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। इससे अपने को कॉन्सेप्ट सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही हम ये भी देख पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चन की तरफ जो आपके जेई मेंस के अंदर पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अपन इसको करेंगे। देखिए, आपके मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे दोस्तों, ये देखिए आप, मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर करूँगा दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जब अपन क्वेश्चन करें, है ना भाई। चलिए, चलो यहीं पर ले लेते हैं इसको। थोड़ा अपन कोशिश कर रहे थे इसको बड़ा करने की, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, है ना। एक मिनट रुकिएगा, शायद आपके लिए हो जाए। ये तो अच्छा है, पर इससे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अपन आगे वाले पेज पर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपने हमें 15 सेकंड दिए, थैंक यू। क्या दिया दोस्तों, अब मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो आपके सीरीज़ है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम खाली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी कर रहे हैं। तो आप लोग जो है बहुत कहते हैं ना, ऑनेस्टी के साथ देखिएगा, आपको 100% अच्छा बेनिफिट होने वाला है भाई। क्या दिया दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, के ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन of the same electrolyte is 280 ohm. The molar conductivity, आगे क्या लिखा, the molar conductivity of 0.2 m solution of the electrolyte in Simon meter square mole inverse is what? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें दिया है कि एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कितना 0.2 m है और इसका R दे रखा है, कितना दिया है, 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस K जो दी हुई है इसकी कितनी दी है, 1.4। द रेजिस्टेंस ऑफ इसी सॉल्यूशन का, नहीं सॉरी दूसरा सॉल्यूशन है, 0.5 m सॉल्यूशन है, और लेकिन कंसंट्रेशन चेंज किया आपने, पहले 0.2 थी अब 0.5 m हो गई है, पहले 50 ओम था और इसका ये कितना हो गया, 280 ओम हो गया है ना। और क्या पूछा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी व्हाट। तो देखो दोस्तों, ऐसे सवाल जो है इसमें करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख दो, और जो अगर आप फॉर्मूला लिख दिया तो फिर जो मिसिंग है वो पता कर लीजिए, आपका उत्तर तैयार। तो लेट्स सी हियर। तो मैं आपके इसमें पहला काम कर लेता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। पहला जो कंसंट्रेशन दे रखी है अपने पास C1 0.2 m दे रखी है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, और इसका K की वैल्यू जो अपने को दे रखी है। पर ध्यान रखना, इसमें यूनिट में अगर आपने गड़बड़ की तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट का ही खेल है सब। ये 0.2 m 50 ओम और 1.4 साइमन मीटर इनवर्स, ये क्या दिया भाई, 1.4 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को एस भी लिखते हैं। और अब आपके क्या दिया दोस्तों, दूसरे वाले केस में 0.25 m है और इसका जो रेजिस्टेंस दिया 280, ये क्या दिया है, 0.5 m है और रेजिस्टेंस जो दिया है 280 ओम दिया है। और बस 0.5 m में 280 ओम दिया हुआ है, के की वैल्यू लिख ली
और इसमें क्या पूछा दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब मोलर चालकता आपको निकालनी है। निकालना क्या इसमें, लैम्डा एम आपके सॉल्यूशन की निकालनी है। अब देखो आपके पास जो चीज़ मिसिंग है उसी का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार होगा। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, के इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया सी। सी मुझे पता है कितनी 0.5 एम है, लेकिन मुझे दोस्तों के पता नहीं यहाँ पर, आई डोंट नो द के। अब के कैसे निकलता है दोस्तों, के आपको पता क्या होता है, जी जी स्टार होता है। क्या होता है, जी जी स्टार। जी का मतलब क्या होता है, 1/r इंटू क्या होता है, जी स्टार। अब अगर मुझे ये मिल जाए, आर की वैल्यू देखो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1/280, लेकिन यहाँ जी स्टार अपने को दिया हुआ नहीं है, इसमें जी स्टार अपने को दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूँ, जी स्टार को कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। जी स्टार मुझे यहाँ से मिल सकता है, कैसे, के इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, जी जी स्टार होता है। तो के का मान मेरे पास पता चल गया, कितना आ गया, के इज गिवन ईयर 1.4, जी की वैल्यू कितनी है बेटा, जी क्या होता है 1/r, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू जी स्टार। जी स्टार अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू 1.4 इंटू 50, ये गया मेरा, तो ये आंसर मेरा कितना आ गया 70। लेकिन ये 70 आया किस में है, ये बात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें लेमडा एम की जो वैल्यू पूछी गई, ध्यान से सुनना, एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, किसमें पूछी भाई, एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसमें पूछिए भाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजुअली ये जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं दोस्तों, ये लेमडा एम जो होता है ये के इंटू 1000/c करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आपके जो अपना आंसर आता है वो किस में आता है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसमें निकालते हैं अपन ये आंसर। लेकिन इसने इसमें ऐसा पूछ लिया, कोई बात नहीं, जैसा है उसके हिसाब से चलते रहो। तो ये आपको पता है कि ये मेरे पास क्या था भाई, ये 1.4 इंटू 50 मैंने कर दिया, ये आपके पास आ गया ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, तो ये मेरा क्या आ गया, मीटर इनवर्स। अब देखो आपके ऊपर है कि आप इसको करना कैसे चाहते हो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, या तो आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में बदल दीजिए, फिर वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो भी पॉसिबल है। तो जैसा आपको लगे वैसे आप कर लीजिए, बाद में चेंज कर लेंगे इसको अपन। चलो, तो अगर ये 70 था दोस्तों, और अगर मैं मीटर को नीचे ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 आ गई। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स में लिया मैंने, किस में लिया, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अब देखो ये जो आपके पास आया था 1/280 इंटू, ये वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों, 0.7 है, ये गया, ये आ गया 7 4 जा कितना आ गया 20। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, इट शुड कम्स आउट एज 1/400। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वैल्यू किस में आएगी मेरी, ओम इंटू ओम इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया अपने पास ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, तो मैंने क्या लिखा, आर की वैल्यू रख दी, आर ऊपर आएगा तो सॉरी ओम इनवर्स, और ये अपने पास में क्या था भाई, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, के आ गया। अब अगर आपने ये के निकाला है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं फिर बता देता हूँ, के इज इक्वल टू जी जी स्टार होता है, जी की वैल्यू 1/r होती है, आर की वैल्यू मेरे पास 50 थी, ये 1.4 था, तो मैंने इससे क्या किया, जी की निकाला जी स्टार, तो 1.4 इंटू 50 ये कैंसिल हो गया, और आपको पता है कि ये 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये मीटर को मैंने क्या किया, सेंटीमीटर बदला, तो ये 0.7 आ जाएगा। तो ये मैंने 0.7 लिखा, और ये आपको पता 280 था, तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। तो मैं लेमडा एम की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। के की वैल्यू अपने पास निकाल ली भाई, कितनी आ गई, 1/400 इंटू 1000 अपॉन सी। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों, 0.5 है, क्या है 0.5। तो ये मैंने कैंसिल किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 10 अपॉन, ये पॉइंट लगूँ तो ये 10 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा, ये अपने पास में क्या था भाई,
ये 1000 था अपने पास में और ये अपने 0.5 था, तो 2 जीरो चले गए, यहाँ 2 जीरो बचे, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो अपने पास में क्या हो गया, ये 20 अपॉन क्या हो गया 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, ये आ गया मेरा 5 आ गया। अब ये आंसर आपने किस में निकाला है, दिस इज गिवन इन ओम इन सॉरी लैम्डा एम जो आएगा अपने पास में किस में आ जाएगा भाई, सही है, लैम्डा एम जो आएगा ओम इनवर्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू क्या आ गया मोल इनवर्स। अब ये 5 आया है, लेकिन आपको इसने किस में पूछा है, मीटर स्क्वायर में पूछा है। तो आपको पता है कि जब आपको ये बात पता है कि 5, अब ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये आपको पता क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो 10 की पावर -2 का अगर मैं स्क्वायर कर लूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई साइमन इंटू मोल इनवर्स। तो आंसर क्या आना चाहिए 5 इंटू 10 की पावर -4 आंसर आना चाहिए। तो देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, क्या था भाई ये बड़ा, इसमें खेल किसका था, इसमें खेल सारा था यूनिट का। अगर यूनिट कुछ भी गड़बड़ की आपने तो आंसर आपका गलत हो सकता है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। तो 5 इंटू 10 की पावर -4 से इसका तीसरा जो आंसर है वो आपके दिया हुआ है। ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन था, आप देख चुके हैं कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को निकालना और उसमें रखना। तो मोटा मोटी बात इसमें जो थी वो यही थी कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे इसके बेसिस पर। अब देखो दोस्तों स्टैंडर्ड रिडक्शन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर 1.51 वोल्ट फॉर दिस। एक कन्वर्जन दिया हुआ, ये वैल्यू कितनी है 1.36 वोल्ट है, और देखो ये जो वैल्यू दी हुई है फॉर दिस ये 1.51 है एंड 1.36 फॉर Cl2 से Cl। देखो MnO4 माइनस से Mn+2 में बदल रहे हैं तो उसकी SRP इतना है, Cl2 Cl माइनस के लिए 1.36 है, 1.07 वोल्ट फॉर द Br2 Br माइनस एंड 0.54 वोल्ट फॉर द I2 और I माइनस। एट pH इज इक्वल टू 3 द परमैग्नेट आयन इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्सीडाइज। देखो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के पीछे 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपने मतलब इसका लिंक मैं डी ब्लॉक से भी कर देता हूँ। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को क्या करता है ऑक्सीडाइज। अच्छा दूसरों को ऑक्सीडाइज कौन क्यों करेगा, ये क्योंकि इसकी खुद की नेचर ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद अपना रिडक्शन करता है, तो दूसरों का ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन। आई बात में, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटिंग पावर क्या है ज़्यादा है, तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो होना चाहिए, आगे वाला क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको पता है वैसे तो हेलोजन और जो परमैग्नेट होते हैं दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इसने क्या किया कंडीशन डाल दी, और इस कंडीशन से आपको मैं थोड़ा बड़ा है ये भी क्वेश्चन, पर मैं इसको करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। देखिए भाई क्या दिया है, MnO4 माइनस से Mn+2, यहाँ पर जो आपके E0 जो दिया अपने पास में 1.51 वोल्ट, और बाकी जो दिए हुए अपने पास में क्या दिया भाई दिया हुआ है Cl2 से Cl माइनस का 1.36 है और Br2 से Br माइनस का 1.07 है। Cl2 से Cl माइनस ये 1.07 वोल्ट है, और E0 ऑफ Br2 से Br माइनस ये भी देख लेंगे, और E0 ऑफ I2 से I माइनस। ये पहले आपको मोटा मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। ये देर का भाई Cl2 का 1.36 है, 1.36 1.07 और 1.36 1.07 1.36 1.07 और ये दिया 0.54 वोल्ट। अब पर इस क्वेश्चन के अंदर देखो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, pH इज इक्वल टू 3 परमैग्नेट आने एक्सपेक्टेड टू ऑक्सीडाइज। ये कह रहा है कि pH अगर आपके पास 3 है तो इस 3 pH पर अगर इस सवाल के अंदर ये pH नहीं दे रखी होती तो हमारा आंसर क्या होता दोस्तों, कि बताओ इसमें आंसर क्या होता अपना
तो आप कहते हैं सर अगर आपके पास ये नहीं होता तो मुझे पता है कि इसका एसआर भी सबसे ज़्यादा है, ये तीनों को आपके क्या कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता। लेकिन इसने क्या कर दिया, एक पीएच की वैल्यू दे दी है और पीएच मेरी क्या है, 3 है भाई। इसका मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये हो गया कि भाई ये किसका ऑक्सीकरण कर देगा और खुद का रिडक्शन कर लेगा। तो मोटा मोटी बात आपको ये पता होनी चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। खुद का क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। तो ये दूसरों क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अब अपन क्या करें दोस्तों कि इससे अपना ये उत्तर आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पीएच के ऊपर इसकी रिएक्शन बना लेता हूँ। तो MnO4- जो है ये आपको पता है एसिडिक मीडियम के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। ऑक्सीजन 4 है तो मैंने क्या लिख दिया, 4H2O। क्या लिख दिया भाई, 4H2O। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है तो ये 8H+। चार्ज को बैलेंस करेंगे तो 8 और 1 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर मेरा कितना हो गया भाई, 5 हो गया। हाँ भाई, तो अब मैं क्या करूँ इसमें। अब मेरे को ये पूछा है कि यार इस सवाल के अंदर आपको ये करना है कि यहाँ पर पहले इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ ये, तो E = क्या आ जाएगा, E0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 5 log बेस 10, ये क्या हो जाएगा, Mn+2 अपॉन MnO4 माइनस इंटू क्या हो जाएगा भाई, HIN की पावर क्या आ जाएगी, 8। अब हमें चेक ये करना है कि भाई साहब पहले तो आपके पीएच मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये है आपके। अब इसने क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, अब एक कंडीशन अपनी इसको E1 मान लेते हैं, दिस इज द E1, और E2 अगर मैं मानूं तो ये क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.059 अपॉन 5 log बेस 10, ये क्या हो गया, Mn+2 अपॉन क्या हो गया, MnO4 माइनस, और ये जो वैल्यू आ रही है 10 की पावर -3, इसकी पावर क्या भाई, 8 है। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो अब बताओ पहले मेरी बात कि अब नई कंडीशन में क्या होगा। एक्चुअल में पहले अगर आपने इसको 1m मान लिया, अब ये 10 की पावर -3 ये कम कर दिया, तो सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है। सॉल्यूशन क्या हो चुका है, डाइल्यूट। स्टैंडर्ड कंडीशन में अपन ये मानते हैं कि HIN की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 मोलर होती है। अब आपको पता है कि यहाँ पर सेल पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कैसे दोस्तों, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो E2 = क्या आ जाएगा, E0 माइनस 0.0591 अपॉन 5 इंटू log बेस 10। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये देखिए आपके Mn+2 और ये हो जाएगा MnO4 माइनस, और ये कितना हो गया भाई, 10 की घात -24, तो इंटू क्या है, 1/10 की पावर -24। तो कुल मिला के ये मल्टीप्लाई में लॉग के साथ में, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी। इसको अगर अपन चेक करें तो आप देखेंगे कि नई वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये 10 की पावर -24 जो है, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, एक्स्ट्रा आ गई। नहीं समझे आप, स्टैंडर्ड तो मुझे दिया हुआ है, अब आपने पीएच कितनी कर दी, पीएच कर दी आपने 3। तो दोस्तों आपको सिंपल सी बात यह है कि 1m से आपने 10 की पावर -3 किया है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, सॉरी जो ई सेल पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। अब वो कम होके कितना हो जाता है, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। तो आपको पता है कि अगर मैं इसके लिए ले लूँ, ये सेम आपके कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, ये तो सेम ही हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये 1m ले लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा भाई 0.059, क्योंकि गुणे में 59 अपॉन 5 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 24। ठीक है भाई। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई भाई, तो अगर मैं चेक करूं इसके अंदर तो ये मेरे पास में क्या जाएगा,
ये साइन तो माइनस का ही था, इसका मतलब ये हो गया भाई, ये 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ये वैल्यू मेरे पास कितनी थी, ये थी 1.51। अब इसमें से कितना माइनस कर लेंगे अपन, ये एक्चुअल में ये गुणे में था तो ये आएगा आपके, ये मल्टीप्लाई में था ना भाई, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में लेंगे और इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, कम हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट, कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए इसको मैं माइनस ही रखता हूँ, वो पहले की कंपैरिजन में ये आंसर तो ऐसे प्लस में ही है, लेकिन ये इतना क्या हो जाएगा अपने पास में, कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, है ना। तो अब अपने पास में ये 0.05 से ही करेंगे तो 0.1 और ये हो जाएगा 5 1 5 और पीछे ये 8 इनटू क्या हो जाएगा 24, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको अगर अपन निकालें हैं तो ये हो जाएगा भाई 1.51 माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग आपके 0.24 आ गया। 0.24 का मतलब ये हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू आ जाएगी 1.26, 27 होता है लेकिन मैं इसको थोड़ा कम लिख रहा हूँ, इतना रहेगा। तो कुल मिला के एक बात मैंने आपको सिखा दी है, वो ये है कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो सेल पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। कितना था पहले अपना 1.51, कितना कम हो गया, इतना क्या हो गया, कम हो गया, अब ये कितना आ गया 1.26 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई, हाँ, मतलब कुल मिला के अगर यूँ सिंपल सी बात करें कि 10 की पावर ये 24 है ना, ये ऊपर चले गए और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। सिंपल सा तरीका ये है ना भाई। तो क्यों, क्योंकि E1 में ये सारी वैल्यू कटेगी तो ये वापस माइनस में हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 ये हो गया मेरा, E1 माइनस क्या हो गया E2, मतलब एक्चुअल में ये नया पोटेंशियल अपने पास में ये आ गया। तो अब आपको ये सवाल में ये दिया गया है कि भाई एक्चुअल में अब इस पीएच के ऊपर इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, ई सेल कितना आ रहा है 1.26 वोल्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इससे ज़्यादा किसी का एसआरपी हुआ तो ये उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, इससे नीचे वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो अब इसका मतलब हो गया, इससे नीचे वाले कौन है 1.07 है, इससे नीचे वाला कौन है 0.54 है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं भाई, इसका मतलब ये हो गया, मैं सिंपल सी एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एसआरपी इसके कंपैरिजन में क्या हो चुका है, ज़्यादा है। भाई जन दो जने रिडक्शन के लिए दौड़े, वो कह रहा मैं मेरा रिडक्शन कर रहा हूँ, वो कह रहा मैं मेरा रिडक्शन करूँगा, एक्चुअल में रिडक्शन होगा किसका, तो आप कहेंगे एक्चुअल में उसका रिडक्शन होगा जिसका एसआरपी क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका खुद का इसके कंपैरिजन में इस पीएच पर ये खुद आपके रिड्यूस हो जाएगा, ये भी इनका कर सकता है, लेकिन ये जो है अकेला इस 1.26 वोल्ट पर आपके इन दो का तो कर देगा, इसका नहीं कर पाएगा। तो आंसर आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, चलें आगे। ठीक है भाई, चलिए, तो इसका आंसर आपके ढूंढ के लाते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा अपना आंसर, Br माइनस और I माइनस का ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ मैंने आपको कितनी बातें बता दी है दोस्तों, वैल्यू दी हुई है, अगर ये पीएच नहीं देती तो इसका उत्तर क्या होता, पीएच दे दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। ये स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपके क्या है 1 MPH पर दिया हुआ है। चलें आगे भाई। तो देखो इस प्रकार से मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या दिया, व्हाट विल अकर इफ अ ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ 1 M जिंक सल्फेट। अब क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल डाली आपने इनटू अ बीकर कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ 1 M।
आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 MZnSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें आपने कॉपर रॉड डाल दी या कॉपर का ब्लॉक डाल दिया, क्या होगा दोस्तों? समझ गए? लेस रिएक्टिव मेटल को अगर मोर रिएक्टिव में डालोगे तो कुछ होगा क्या? कुछ भी होने वाला नहीं है। आप आंसर देखिए क्या दिया दोस्तों। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप इसे नहीं कर सकते? बिल्कुल आपके बस की बात है। आंसर सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नो रिएक्शन विल अकर, अर्थात कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए आप? अगला देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट आयन। अब ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट आयन, सक्सीनेट आयन दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस, ये क्या दे रहा है? एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें दे रहा है। ऑन पासिंग द 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज कैथोड एंड एनोड के ऊपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। मैं फिर पढ़ देता हूँ। सक्सीनेट आयन है, उसका आपने क्या किया है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया है या ऑक्सीडेशन किया है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग द इथाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑन पासिंग 0.2 फैराडे आपने इसमें करंट डाली है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट। आपने क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन लिया। मजेदार बात क्या है? एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम सक्सीनेट का। द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, कैथोड और एनोड पर जो गैस आएगी उसका वॉल्यूम कितना होगा एट दिस कंडीशन। मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। आपने क्या लिया? पोटेशियम सक्सीनेट लिया है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है, और ये सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इथीन प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। एक्वस सॉल्यूशन है तो H2 लाएगा। अब ये कह रहा है कि आपने इसमें करंट डाली, वो कितनी डाली है? 0.2 फैराडे डाली है। तो बताओ भाई साहब कि यह आपके इस कंडीशन के अंदर जो गैसेस आपके प्रोड्यूस कर रहा उसका NTP पर वॉल्यूम कितना होगा? समझ गए? तो मैं पहले आपकी रिएक्शन लिखता हूं, फिर आपको मैं इसको और अच्छा समझाता हूं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए CH2COOK, CH2COOK। आपने क्या किया? इसका हाइड्रोलाइसिस किया है। ठीक है भाई। तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये क्या मिल जाएगा? CO2। तो एक तो हो गया अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा? 2CO2 प्लस क्या हो जाएगा? H2। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाँ, HOH HOH। तो ये QH और ये क्या हो गया? H2। तो ये हो जाएगा H2 प्लस क्या हो गया भाई? 2QH। पहले तो ये रिएक्शन आनी चाहिए। अब ये रिएक्शन जो है ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आप इसमें 2-3 बातें सीख गए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि इसका अगर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बताइए आपकी क्या चीज़ मिलने वाली है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपके एक तो ये हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इथिन बनेगी, पोटेशियम सक्सीनेट है, फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने इसके अंदर जो करंट पास की है, जो करंट डाली है, करंट वो कितनी है दोस्तों? 0.2 फैराडे करंट डाली है। अब आप देखिए, अगर इस रिएक्शन के अंदर मैं ये कहूँ कि मोटा मोटी बात कि अगर मैं इसके 1 मोल का जितना इसको चार्ज चाहिए उतना मैंने दे दिया, तो ये मुझे कितना मिल रहा है? 1 मोल। ये कितना मिल रहा है? 2 मोल। और ये कितना मिल रहा है? 1 मोल। अब आपको दोस्तों ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा। तो आपको पता है ये मुझे कहाँ मिलेगा? ठीक है भाई, जो एनाइन जो होता है वहाँ आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें मिलेगी आपको। ये दोनों मुझे कहाँ मिलेगी? एनोड पर मिलेगी, और ये मुझे कहाँ मिलेगी? कैथोड पर मिलेगी। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं एक बहुत ही इस सवाल को करने के लिए ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत काम आने वाली है आपके। देखो दोस्तों, कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर 2 जने रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके अपन कहते हैं मोल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तुल्यांक क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 0.2 फैराडे डाला आपने, ये इक्विवेलेंट करंट मान लेते हैं इसको। ये क्या है? 0.2 फैराड इक्विवेलेंट करंट। इस करंट को आपने डाला है तो ऑब्वियसली सबके A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D प्लस E प्लस F,
इनके तुल्यांक क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके तुल्यांक क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। और अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो आप देखेंगे कि बेसिकली इसके अंदर अगर मैं इसको करूं तो आप देखेंगे दोस्तों कि मेनली अपन बात करें तो ये आपको पता है कि ये दो दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में अगर अपन देखें दो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें होगा क्या भाई? अगर मान लो मैं आपसे बात पूछूं, ये दो CO2 प्लस क्या, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 फेराडे। तो अब आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, अच्छा इक्विवेलेंट जो होता है तुल्यांक जिसको कहते हैं, तुल्यांक है दो, या जिसको अपन कहते हैं इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या होता है भाई? मोल, इनटू क्या हो गया? मोल। तो आपने तुल्यांक जो है सबके क्या रहेंगे? बराबर। अगर ये 0.2 फेराड है तो ये भी 0.2 होगा, ये भी 0.2 होगा, ये भी क्या होगा? 0.2। तो अब अगर हम बात करें मोल ऑफ, सॉरी ये कह रहा हूं मैं, मोल ऑफ इथीन, मोल ऑफ C2H4, ये कितना हो जाएगा? तुल्यांक कितना लिख दूं मैं? 0.2, और n फैक्टर कितना? 2 है, तो ये कितना हो गया? 0.1 मोल। तुल्यांक तो उतनी रहेंगे। अब बताइए मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? मोल ऑफ CO2 तुल्यांक तो उतने ही है 0.2, वैलेंसी फैक्टर इसका भी 2 ही रहेगा, ये भी कितना हो गया भाई? 0/1 मोल। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.1, ये कितना हो गया? 0.02 मोल हो गया। तीसरा देखिए आप, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? H2 के मोल कितने हो जाएंगे? 0.2/2, ये कितना हो गया? 0.1 मोल, क्योंकि इसके आगे एक ही लिखा हुआ भाई। तो अगर मैं पूछूं टोटल मोल ऑफ गैस, टोटल मोल ऑफ गैसेस, मोल ऑफ गैसेस कितना होगा बताओ? 0.1 प्लस 0.1 प्लस क्या हो जाएगा भाई? 0. यही तो है ना भाई, 1 2 है ना, ये 0.1 और ये क्या हो गया? 0.2, तो ये कितना आ गया? 0.4 मोल आ गया। अब आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस जो होता है उसका एनटीपी वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 ml होता है। तो वॉल्यूम एट एनटीपी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट एनटीपी, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 22,400। अगर ml में पूछा है तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरा चला गया, ये आपके 0 आ जाएगा। और ये देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? अगर लीटर में चाहो तो लीटर में भी निकाल सकते हो, पर अपन इसी से निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 16 का 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना। 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा ना यार, ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ वापस तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 8.96 लीटर आना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सवाल डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझ से बाहर है, लेकिन यह मैंने एक नई बात आपको सिखाई है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या रासायनिक तुल्यांक का नियम। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सामने ही दिख रहा है कि यहाँ जो आपके वैलेंसी फैक्टर कितना आया है? 2 आया है भाई। पूरे रिएक्शन के दौरान कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, उसी को तो वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन में आपने 0.2 फेराडे इतनी करंट डाली है, इतना तुल्यांक आपने डाला है। आपको याद हो तो Z इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? E/F होता है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा, अरे भाई रुक जा यार, है ना। तो यहाँ पर जो आपने करंट जो डाली है Z इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है भाई अपने E/F,
है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 0.2 फेराडे डाला है या 0.2 इक्विवेलेंट लेवल की आपने करंट डाली है, तो ऑब्वियसली अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके भी क्या होंगे, 0.22 मोल ही मिलेंगे। ये 0.2 था और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल। तो मैंने क्या किया, पहले सभी के मोल निकाले। तो अब जरूरी नहीं कि 0.2 फेराड दे, अगर ये 0.4 फेराड होता तो ये भी अपन क्या कर देते, मोल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये कितना होता 0.4 भाई 2 फेराडे अगर अपन लेते हैं तो अपने पास में कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.2 से कितना मिलेगा, ये इतना ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपके पास। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर आना चाहिए 8.96 लीटर। तो आपने ये बात अपना दिमाग लगा के बता दी है कि इट्स आंसर शुड बी 8.96 लीटर। समझ गए भाई। तो क्वेश्चन हमने एक नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारी बातें बताई है जो बहुत ज़रूरी थी आपके लिए जाननी और समझनी। चले, बड़ा था ना, चलता है, बड़ा क्वेश्चन भी है लेकिन सीखने को कितना मिलता है ये देखो। तो जेईई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से होते बड़े हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मेडिकल वाला स्टूडेंट अगर करता है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, और जेईई वाले तो उनको तो करना ही करना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो रखी होती है, उनको इंटरेस्ट भी आता है। आगे देखिए, इंटरेस्ट ज़्यादा तभी आएगा जब आप खुद सीखना चाहते हैं। इसने पूछा व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SR भी पूछा है फॉर द Fe+3 से Fe के लिए। अभी दो रिएक्शन दे रखी है, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, Fe इसका Fe+2 से Fe में कन्वर्जन हो रहा है, इसका SR भी 0.47 है। Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन डाला, Fe+2 बनाया, इसका कितना 0.77 वोल्ट है। अब क्या पूछा दोस्तों, आपसे पूछा इसके अंदर कि बताओ इस रिएक्शन का क्या होगा, SR भी पूछा। तरीका देखो दोस्तों, जो रहेगा वही रहेगा। मैं वापस आता हूँ आपके लिए, Fe+3 से E0 ऑफ Fe+3 से Fe आपको निकालना है। ये मैंने दे दिया भाई, Fe+3 से Fe। अब यहाँ जो दिया हुआ मैं वैल्यू लिख दूंगा, ये Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के Fe बना रहा है, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाल करके ये क्या बना रहा है, Fe। Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन डाल के ये क्या बना रहा है, Fe। इसका मान लेते हैं E1 कितना दिया हुआ है और इसका आपके E2 कितना दिया हुआ है, चेक करते हैं। देखो भाई, पहले वाले में जो दिया हुआ है माइनस का 0.47 और दूसरे वाले में दिया है 0.77, माइनस का 0.47 और माइनस का 0.47 और ये प्लस का 0.77 वोल्ट। ये दो चीज़ें हैं भाई। अब आपको जो रिएक्शन बनानी है, देखो इसमें इस रिएक्शन को अगर आप बनाएंगे तो Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तभी तो Fe बनेगा, ऐसे तो बनने से रहा। तो मेरा Fe कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये मेरी इक्वेशन जो है ये लेफ्ट में रहेगी। उस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिखता हूँ, तो कैसे लिखूँगा, Fe से Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिख दिया तो ये प्लस में हो जाएगा। इसमें N1 का मान कितना, एक कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 का, और इसमें दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 का। करेक्ट। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये आपने कर लिया भाई, तो अपने पास वापस क्या बनता है, चेक करते हैं, क्या ये कैंसिल हो जाएगा अपना। 2 से 2 कैंसिल चाहिए ना अपने को। Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो, अरे भाई ये, और ये क्या था, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन और ये Fe, ठीक है। तो Fe+3 से Fe में जाना है अपने को। ये उल्टा कैसे किया भाई, ये तो सही था,
अरे वो सही था, इसको चेंज करना ही नहीं था, इसको क्यों चेंज कर रहे हो? सही है ना, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है अपने को यही दिया हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, एफ ही लाना है क्या इसमें? तो काटेंगे कैसे फिर? एफ ई प्लस टू, एक बार वापस देखिए, टू में 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो ये एफ ही आ जाएगा, 2 से एफ ही बन रहा है, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो एफ ई प्लस टू बनाया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपको बनाना है इन दोनों के माध्यम से। कैसे बना सकते हैं अपन दोस्तों? तो देखिए आप इसमें, अगर आप एफ ई प्लस थ्री इधर ही चाहते हैं, ये इधर ही है, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक चीज हटानी पड़ेगी। हाँ, प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं इसमें, तो ये प्लस 2 आएगा नहीं यार, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं अपन। देखो अब क्या हो जाएगा, इसको अगर आप देखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया दोस्तों, एफ ई प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आ गया, एफ ई। अब इसका मुझे क्या निकालना है, E3 मुझे निकालना है। अगर यहाँ अपन बात करें दोस्तों, तो इसमें N1 का मान कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 2 है, और यहाँ N2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ N3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 है। देखो अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर कोई 2 रिएक्शन के SRP से आप तीसरी रिएक्शन बना रहे हैं और लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो जो साइन है उसी साइन के साथ उसको ऐड कर लीजिए, आपका उत्तर तैयार है। लेकिन लास्ट वाली रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ध्यान रखना दोस्तों, डेल्टा जी अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग के अंदर लिख लेना, और ये सवाल भी आया हुआ है। चलो समझ गए? तो यहाँ पर जो आपके फॉर्मूला अगर मैं डेल्टा जी के फॉर्म में लिखूँ, तो डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। अगर मैं यहाँ ये वैल्यू लिखूँ, एन थ्री एफ इंटू ई थ्री इज इक्वल टू माइनस एन वन एफ ई वन प्लस माइनस का एन टू एफ ई टू। इसको आप क्या कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एफ तो सब में क्या हो जाएगा, कॉमन होने से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया एन थ्री ई थ्री इज इक्वल टू एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू। तो ये इक्वेशन का यूज आप करेंगे तो आपका उत्तर एकदम सही आएगा, वरना सही नहीं आएगा। क्या करें बताओ? तो आप कहेंगे इसमें जो E3 आएगा, N1 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, N1 अपने पास में कितना, 2, तो ये 2 इंटू माइनस का 0.47 प्लस N2 की वैल्यू बताओ बेटा, N2 कितना है, 1 है, और वैल्यू कितनी है 1 इंटू 0.77, और N3 कितना दोस्तों, N3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कितना आएगा भाई, ये 14 और ये 4 दुनिया 8 और 1 9, माइनस का 0.94 प्लस 0.77 अपॉन क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब हो गया कितना बच जाएगा बताइए, 3 और 10 13 और 4 17, माइनस का 0.17 अपॉन 3। तो ये आपके जाएगा नहीं, आंसर किस में जाएगा, माइनस का 0.0 गया नहीं ना, 5 दिया 15, सही है भाई। ये आंसर आना चाहिए, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। माइनस में आंसर चाहिए, क्या होना चाहिए 0.057। क्या ये आंसर है क्या अपना? अपना भी यही है, आपका भी यही है। तो ये आपके जो क्वेश्चन जो था बच्चों थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यह मैंने आपको नई बात फिर से कही है,
जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, और इसका आंसर अपने पास में फिफ्थ का कौन सा दिया हुआ है, थर्ड इज गिवन हियर, सो द आंसर विल बी -0.057। तो आपने क्या नोटिस किया बताइए? यहाँ नोटिस ये किया कि किस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे और किस कंडीशन में डायरेक्ट दोनों को ऐड नहीं करेंगे। आ गया भाई समझ में? मेरे हिसाब से यहाँ समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना? क्वेश्चन में जितना ज़्यादा अपन डूबेंगे उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। चले भाई अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जेई मीन्स 2017 का, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए समझने की। टू फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ M+3M इलेक्ट्रोड द फॉलोइंग सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सेल बनाया गया है, ठीक है, ये वाला। द EMF ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0.421 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन M+3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M सॉलिड एट 298 केल्विन विल बी। जबकि सिल्वर का मुझे क्या दिया हुआ है, ये 0.8 वोल्ट। मैं आपको इसको फिर इजी करके बता देता हूँ कि दो डिफरेंट देखो स्टैंडर्ड जो बात होती है उसमें क्या होता है और इसमें क्या है। देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड तो ये होता है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर दे दें और दोनों के SOP SRP दे दे तो सीधा ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसने क्या किया है, इस क्वेश्चन को मैं यही करूँगा, थोड़ा सा बड़ा इसलिए। पहले मैं इस सेल का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन क्या लिखा है, ये जो लिखा है PT M/M+3, कितनी कंसंट्रेशन है, 0.001 M, और ये दिया हुआ है Ag प्लस 0.01 M, और ये क्या भी Ag। अब इसका जो मुझे दिया हुआ है ई सेल, वो दिया हुआ है कितना दिया दोस्तों, 0.521 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं इसमें कि अगर ये क्वेश्चन है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करें बेटा, समझ रहे आप? ई सेल इज गिवन एज 0.421 वोल्ट, और यहां अब आपको पता है कि जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log बेस 10 इंटू क्यू। अब देखो इसमें बहुत माथा पच्ची है भाई, क्वेश्चन फिर बड़ा है। अगर ऐसे होता तो बेटा कोई भी IITian बन जाता, कोई भी NITian बन जाता। सवाल के अंदर घुसना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसकी सेल रिएक्शन निकालो। सेल रिएक्शन में आपको पता है ये एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। यहाँ +3 से M में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस से +1 का हो रहा है, तो चार्ज को बैलेंस करने के हिसाब से यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ +3 है, तो आपको पता है वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। आ रही बस में, ये एनोड वाला हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड वाला हो गया, बस आंसर। तो E0 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है कितनी है, 0.421। E0 अगर मुझे निकल गया तो इसकी वैल्यू मैं अपने आप ही निकाल लूंगा। भाई इसने SR भी पूछा है, दिया हुआ तो एनोड है ये, लेकिन एनोड का पहले आप SOP निकालो और फिर साइन बदल लें तो SRP आ जाएगा। क्या जाएगा, SRP। ठीक है, अपन E0 निकाल लेते हैं, 0.06 लिख देता हूं, अपॉन N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 log बेस 10। अब आपको पता है इसको एनोड पर लिखते हैं, तो ये एनोड पर क्या है, देखो 1 2 3, 10 की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 अपॉन Ag प्लस दिया हुआ है, तो Ag प्लस की पावर क्या लगेगी, Ag प्लस की पावर लगेगी अपने पास में 3, तो ये कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -2 है। लेकिन आपको पता जब रिएक्शन बनाएंगे तो बैलेंस करने के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? देखो रिएक्शन बना के बताता हूँ आपको।
भाई m से m+3 बन रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो Ag+ से क्या बनेगा, Ag बनेगा, तो मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ डालने पड़ेंगे ना। ये देखो तभी तो कैंसिल होगा, समझ गए। तो ये मैंने करके बता दिया आपको, ये तो बहुत इजी था। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये मेरा आंसर आएगा E0 में निकाल लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा भाई, ये मैंने 0.421 इतना ही लिखा, 0.42 लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। E0 और ये हो जाएगा 0.06 में इसमें डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 0.02 इंटू, अब ये देखो 10⁻6 है, और ये क्या 10 क्या हो जाएगा -3, तो -3 हो जाएगा, तो -3 आगे आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये आ जाएगा अपने पास ये 3, तो ये भी माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो E0 मेरा कितना आ जाएगा, E0 देखो कितना आ गया, ये आपको पता चल गया भाई, माइनस ही रहेगा ना यार, ये तो माइनस का ये था और ये क्या था भाई प्लस का 6, अरे यार ये माइनस ही रहेगा ना, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस में आएगा ना, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से आएगा, तो 0.06, तो E0 कितना आ जाएगा 0.42 प्लस 0.06, ये कितना आ गया 0.48 वोल्ट आ गया, करेक्ट। अगर ये 0.48 वोल्ट आ चुका है तो अपने को क्या निकालना था, इसका SRP निकालना था। तो आपको पता है E0 ऑफ, E0 ही पूछा ना, हाँ स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा है, ठीक है। तो ये क्या होता है E0 ऑफ SOP प्लस E0 ऑफ SRP। तो SOP मुझे निकालना है, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई भाई 0.48, और ये हो जाएगा E0 ऑफ SOP प्लस SRP की वैल्यू मुझे दी हुई, देखो ये कितनी है 0.8 है। तो यहाँ देखना दोस्तों, ये आपके वैल्यू आपके क्या है ज़्यादा और ये कम है, या इसको इधर ले जाऊँ तो E0 ऑफ SOP अगर आप निकालेंगे तो ये माइनस और ये आपके पॉइंट का क्या हो जाएगा माइनस का 0.32 आ जाएगा। लेकिन आपको तो क्या पूछा गया है, SRP पूछा गया है। SRP मतलब क्या हो गया, आपको m+3 से m में जाना, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0.32 प्लस 0.32 आना चाहिए। देखो कहीं है क्या आंसर अपना, ये दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा रहेगा, प्लस का 0.31 आएगा, दिस इज द आंसर। तो देखो दोस्तों, मैं आपको फिर एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, सवाल जो है उसको करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए पेशेंस भी चाहिए, और सबसे मज़ेदार बात यह है अलर्टनेस। मैं भी अलर्ट नहीं हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी अलर्ट नहीं हो, आप भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द गेम ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दैट हाउ मच कॉन्शियस यू आर। अगला देखते हैं दोस्तों। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका पेज भर दिया है और इसका PDF भी आपको मिलेगा ही, फिर भी लेट्स सी आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब आपके आंसर बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड कैन कंप्लीटली बर्न 27.6 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। अब भाई साहब, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट so that the oxygen released can completely burn 27 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। वो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास 27.6 ग्राम डाइबोरेन है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो आपको ये कह रहा है कि मुझे हाउ लॉन्ग, कितने घंटे तक 100 एम्पियर की करंट से आपके पानी को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा, वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। मेरी बात समझ गए होंगे आपको। तो दोस्तों थोड़ा ये भी टफ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले इसका कहानी बता देता हूँ। ये कहना चाहता है कि आपको पानी लेना है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको H2 और O2 मिलेगा। अब ये जो O2 आपके निकल रही है, ये O2 क्या करेगी, डाइबोरेन के पास जाएगी, उसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। अब ये डाइबोरेन कितना है, 27.6 ग्राम है।
तो 27.6 ग्राम डाई बोरेन का ऑक्सीडेशन करवाना आपको, तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो जितनी अपने को ऑक्सीजन चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी? पानी से मिलेगी। और पानी के लिए आपको क्या दिया हुआ कि करंट दिया हुआ कि कितनी करंट आपको उसके अंदर, इतनी करंट है तो कितनी देर तक मैं पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करूं कि मुझे इतनी ऑक्सीजन मिल जाए। सवाल समझ में आ गया आपको? पानी के अंदर कितनी देर तक, कितनी एम्पियर की करंट, 100 एम्पियर की करंट में डालूं कि निकलने वाली ऑक्सीजन 27.6 ग्राम डाई बोरेन का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन कर दे। अप्रोक्सीमेशन है आंसर। तो दोस्तों चलते हैं आगे इस क्वेश्चन में। तो पहले अपन देखते हैं कि भाई H2O जो होता है इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 2H2 प्लस O2, ये ऑक्सीजन मिलेगी आपको। इसका मतलब अगर मैं 36 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? 32 ग्राम मिलेगी। 4 ग्राम क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। चलो अब ये जो ऑक्सीजन आती है इसका यूज़ कर रहे हैं अपन B2H6 प्लस O2, तो ये क्या बनाएगा? B2O3 प्लस क्या बना लेगा? H2O। H और O से तो H2O ही बनने वाला है। 6 थे तो ये 3 लगा दिए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 3 6, तो आगे क्या लगा देंगे? अब इसकी मात्रा कितनी दी हुई है? 27.6 ग्राम। तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 27.6 अपॉन 27.6, मोल कितना हो गया? 1 मोल। अब यहाँ पर गणित समझ में आनी चाहिए। यहाँ क्या करवा रहे हो आप? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या सीखे आप? आप सीख चुके हैं कि 1 मोल डाई बोरेन के ऑक्सीजन के लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी? 3 मोल ऑक्सीजन चाहिएगी। तो 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मुझे इसको कितनी देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा? चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रेफरेंस में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा दोस्तों? 4। 1 ऊपर -2 तो 2 पर कितना हो गया? -4। वैसे ही पता चल रहा है 2H होंगे, 4H होंगे, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया। वो भी पता चल गया अपने को। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊं, अगर आपने पढ़ा हो W = E/F I/T। अब आपने क्या किया? W = ये क्या हो गया? मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है भाई, 1/F × I/T। तो ये आपके पास इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन मोलर वेट 1/ वैलेंसी फैक्टर 1/F I/T। तो मोल मेरे पास कितना आ गया? मोल मेरे पास आ जाएगा N = 1/ वैलेंसी फैक्टर 1/F I/T। अब देखो मेरे बच्चों, इससे आपको आइडिया हो चुका है N कितना मेरे पास? दिस इज गिवन एज 3 मोल। ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी आपको? 3 मोल। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया मेरे दोस्तों? 4। ये कितना है? 96,500। करंट कितना मेरे पास? 100 एम्पियर। और टाइम कितना आपको निकालना है? तो अब देखो T = मेरा क्या आ गया? ये आ गया 3 × 4 × 96500 अपॉन क्या जाएगा? 100। आपका आंसर जो घंटे में पूछा गया है, तो अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूँ तो ये मिनट हो जाएगा, और 60 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरा क्या इसमें आ जाएगा? घंटे में। तो 1020 1020, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है भाई। तो अब मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा? टाइम = 2 × 965 डिवाइड बाई क्या बच गया भाई? 100 × 6। और तो कुछ बचा नहीं, इसको और काट देता हूँ, ठीक है? कुछ किया तो नहीं रहे, दोबारा देख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, और 2 1 2, तो ये 3 बचेगा नहीं यार। अच्छा हाँ, ये 3 आ गया। तो ये आंसर आना चाहिए 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 2 6,
आवर, 321 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। चेक करते हैं ये आंसर अपना है। अच्छा और क्या आंसर नीचे दिया, हाँ भाई 100 भी तो नीचे है ना यार, यूँ क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये आ जाएगा 3.216 आवर। चेक करते हैं कि है क्या आंसर दिया हुआ क्या, हाँ आ गया ना, ये पढ़ा है। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना बड़ा था, कितनी आपकी मुसीबतें थी, लेकिन फाइनली हमने क्या कर लिया, इसको पार कर लिया। कैसे पार किया, पार करने का तरीका क्या था अपने पास, 27.6 ग्राम डाइबोरेन लिया आपने। इस डाइबोरेन का आपने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन। तो आपने वहाँ पता लगाया कि भाई ये ऑक्सीडेशन ये है कितना, इसके मोल कितना है, इसका 1 मोल है, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, 3 मोल। तो मुझे ये पता लगाना है कि 3 मोल अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए टाइम कितना चाहिए। तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों ये टाइम निकाल लिया। समझ गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपन अपने तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए। देखो क्या क्या कहीं भी गड़बड़ हो गई, वैलेंसी फैक्टर गलत निकाला तो उत्तर गलत आ जाएगा। अगर आपने सुनिए, अगर मोलर मास गलत निकाला तो आंसर गलत आ जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, अगर आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया लेकिन उसको आवर में कन्वर्ट नहीं किया तो गलत आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आंसर कैसे निकालना है। आगे देखो भाई क्या दिया हुआ है दोस्तों, चेक करें। When 9.65 ampere current was passed for 1 hour into nitrobenzene in acidic medium, the amount of para-aminophenol produced is। अब देखो ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपके दिया हुआ है। नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है, और बनाया क्या है, पैरा अमीनोफिनॉल बनाया हुआ है। करंट कितनी है, इतनी है, और टाइम कितना, 1 आवर है। तो ये कह रहा है कि बताओ भाई पैरा अमीनोफिनॉल जो बनेगा वो कितना ग्राम बनेगा। तो दिखने के अपने को क्या दिख रहा है ये, कि ये क्वेश्चन जो है वो फेराडे लॉ पर बेस्ड है, फेराडे का फर्स्ट लॉ। तो उसी पर अपन बेस्ड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। कैसा होगा ये क्वेश्चन, लेट्स सी। देखो भाई ये अपने पास में क्या दोस्तों, एनिलीन है, ये एनिलीन। इसका एक्चुअल में क्या होता है, सॉरी एनिलीन नहीं है, नाइट्रोबेंजीन है। एनिलीन तो बना नहीं अपने को। एक्चुअल में इसका पहले जो रिडक्शन होता है दोस्तों ये बनता है NaOH, और आगे क्या होता है इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और ये बनाता है। तो ये आपकी ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी हो गई। मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपके वैलेंसी फैक्टर आपने सही नहीं निकाला दोस्तों तो फिर गड़बड़ है। और इस सवाल के अंदर आपके जो एडवांस के अंदर भी एक बार शायद क्वेश्चन आया हुआ और उसमें पूछा गया था कि इस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ही पूछा गया था। तो अपना तो फाइनल प्रोडक्ट ये है, तो अपन पहले इसका वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं क्या आएगा। ये हो गया दोस्तों -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो गया +2। ये हो गया -1 और ये क्या हो जाएगा +1। तो एक्चुअल में यहाँ नाइट्रोजन का स्टेट क्या है, +3 है। यहाँ चेक करते हैं, ये +1, ये -1, ये +1। जिसकी एन ज़्यादा होती है उसके ऊपर -1 चार्ज लगता है सिंगल बॉन्ड होने पर। और ये आपके क्या +1 और ये क्या हो गया -1।
ये क्या है, -3। तो एक देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ OH को भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन आया तो वैलेंसी फैक्टर कितने का गैप आएगा भाई, +3 से -3, 6 का आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपने क्या कर लिया, ऑक्सीजन भी लगा दिया। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, रिडक्शन के साथ साथ में एक और चीज़ कर ली, वो क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन भी कर लिया। तो दोस्तों आपको ये बात पता चल चुकी है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि O से, अगर आपको पता O से ही तो आपने O-2 में ही तो लाया उसको, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये हो गया, बात आ रही समझ में? तो या तो ये कर लो कि भाई ये आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं तो +3 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, या तो कर लो इसको, ये +1 से आपके क्या हो गया, -3। आ रही बात समझ में? मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पर जो बात जो अपने पास में है वो ये है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन का और एक्स्ट्रा एडिशन कर लिया। आप कर तो क्या रहे थे, +3 से -3 की तरफ। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता अपना, पहले वाली कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। लेकिन आपने क्या किया, देखिए आप रिडक्शन करवाया, लेकिन साथ यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस यहां तो करवाया रिडक्शन और यहां क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन में आपको पता है, मतलब एक ऑक्सीजन जोड़ दिया आपने, एक ऑक्सीडेशन क्या कर दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो इसकी वजह से वैलेंसी फैक्टर कितना कम हो जाएगा, 2। तो एक्चुअल आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। दोबारा सुन लेना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, अच्छा मैसेज दिया गया है। यहाँ पर आपने क्या किया, रिडक्शन किया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। अगर खाली यही पूछते हैं कि भाई बताओ यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ गए आप? लेकिन यहाँ पर आपने इस जगह पर क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन कर लिया। यही बात अपने काम की थी भाई। O से आपको पता है O-2, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन जो था उसको आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाया। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, आपको पता, O+ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, O-2। ऐसा नहीं कि तुम 6 ये हो गए, 2 और जोड़ दिए तो यहाँ 8 हो गए, नहीं, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन को हटाया और यहाँ ऑक्सीजन क्या किया है, जोड़ा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऑपोजिट होगा, तो अगर दोनों जगह आपके रिडक्शन होता तो जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 6 से क्या रहेगा, 4। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा गया बताओ कितना आपके इसके अंदर ये निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसका जो मोलर वेट आएगा वो 109 आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, अब W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E/F I/T। अब ये मुझे पता चल गया, मोलर वेट कितना 109, वैलेंसी फैक्टर कितना 4, 96500, I करंट कितनी है 9.65, और टाइम कितना दिया देखो 1 आवर। 1 आवर को मिनट बदला, और ये मैंने क्या किया 60 सेकेंड बदल दिया। तो अब देखिए आपका आंसर आ ही जाएगा इससे। चलें भाई आगे। तो ये देखिए आपके ये कैंसिल हो जाएगा, 1020 कैंसिल हो गया। अब देखो दोस्तों ये हो गया अपने पास 109 इंटू 36/4 इंटू 100,
4 9 जा क्या हो गया, ये हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 9 81। देखते हैं आंसर है क्या। हाँ ये दिया हुआ है, 4th इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वैसे तो कोई ज़्यादा मातापची नहीं थी, लेकिन मातापची कहाँ थी, मातापची जो थी इसमें वो यहाँ पर थी कि आपको इसका n फैक्टर निकालना। n फैक्टर +3 से -3 होता तो 6 का डिफरेंस आता। अरे बात में -3, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक ऑप्शन देखो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाया है। अरे बात में तो दोस्तों यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक ओ, या फिर यूँ कह सकते हैं इसको आपने सेम रख दिया, नहीं समझे आप, वो एक ओ को आपने, पर वो डबल बॉन्डेड था, ये सिंगल बॉन्ड था। एक ऑप्शन की वजह से आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो मैंने माइनस कर लिया, तो 6 - 2 ये कितना आएगा, 4 आएगा। समझ गए भाई। तो क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, करने का तरीका मैंने बता दिया, मोलर मास निकाला, आंसर आपका तैयार है। ठीक है भाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज 2 वोल्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है और क्या पूछा है, के इक्विलिब्रियम कितना होगा, 300 केल्विन अप्रोक्सीमेटली पूछा इसने आंसर। अब ये मैथमेटिक्स लेवल का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन चाहता वो, तो क्या करें भाई। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें कि अपना आंसर सही हो जाए। मैं थोड़ा बंद कर देता हूं गेट, क्योंकि अब ये वैल्यू देख करके तो मेरा भी मन कहता है कि सवाल को मत करो भाई, लेकिन करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन दिया है, आया हुआ है, 19 का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना भाई, 2 है। सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल जो दिया हुआ है 2 वोल्ट है। क्या पूछा है, के इक्विलिब्रियम। देखो 2 तरीके हैं, ई सेल दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम पूछा है, तो या तो नर्स इक्वेशन लगाओ, लेकिन टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 300 केल्विन। इस क्वेश्चन को अपन नर्स इक्वेशन से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, सॉरी क्यू। और इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, तो की के का मैं क्या लिख देता हूँ, के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और ये क्या होता है, माइनस एन एफ ई माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये साइन क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। एफ की वैल्यू क्या होती है, 96,500। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। आर की वैल्यू मैं 8 लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन आंसर पूछा है। टी कितना, 300 है। और ये क्या हो गया, एल एन के इक्विलिब्रियम। अब देखो दोस्तों, ये काटता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। 2 से काटा, ये 2 दूनी क्या हो गया, 4। तो ये क्या हो गया, 96500 इज इक्वल टू 2 इंटू 300 इंटू एल एन के इक्विलिब्रियम। ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करूँगा तो 965/6 इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एन के इक्विलिब्रियम। तो अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा, 16 छंगा छिन्नू 160 के आसपास आ गया। तो आपने क्या देखा दोस्तों, 160 इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एन के इक्विलिब्रियम। एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई। अब आपको पता है कि मुझे अगर ये चाहिए लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम, ये 161 या 160 के आसपास आंसर है। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका बेस क्या होता है, ये पावर मतलब बेस बन जाता है और ये पावर बन जाता है।
तो ई टू दी पावर क्या आ जाएगा 160 इज इक्वल टू क्या हो गया के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 160। देखो आंसर आया भाई, कौन सा आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर। तो देखो थी तो माता पच्ची, करना पड़ेगा। अब वो माता पच्ची माने तो माता पच्ची है, नहीं माने तो हो जाता है। तो थोड़े बड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये अपने को 1 बाय 1 करके करने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, चेक करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट and its temperature coefficient dE naught upon dt for a cell are 2 volt and 5 into 10 की power minus 4 volt per Kelvin at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is. अब इसने क्या पूछा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन एट 300 केल्विन इन किलो जूल पर मोल। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। बड़े का मतलब ये नहीं है कि ये होगा ही नहीं या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं भाई। चैप्टर टफ है तो उसमें तो उस लेवल के तो क्वेश्चन देंगे ही, अच्छा नहीं अच्छे लेवल का टफ चैप्टर है। तो ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई अपन जो है मतलब है ना कुछ भी अपने को मिलेगा अपन फटाफट ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आगे करवाते हैं अगली क्लास में। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों, जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ देखो, डी ई अपॉन डी टी और ई नॉट दिया हुआ है। ई नॉट कितना दिया हुआ 2 वोल्ट है और डी अपॉन डी टी दिया हुआ है, हाँ ई नॉट जो दिया हुआ है वो 2 वोल्ट है और डी ई अपॉन डी टी जो दिया हुआ है -4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -4 -5 इंटू 10 की पावर -4। रिएक्शन वही डेनियल सेल वाली रिएक्शन दी हुई है। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पूछा कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। अब डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पूछा है। अब आपको पता है जिंक और ये Cu+2 है, तो इस रिएक्शन के अंदर Zn+2 प्लस Cu आ रहा, तो वैलेंसी फैक्टर तो मेरा कितना है 2 है। अब डेल्टा जी मुझे पता है क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ से मैं डेल्टा जी मुझे पता है ये क्या होता है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी निकाल लेते पहले। डेल्टा जी क्या हो जाएगा -NFE, तो ये क्या होगा -N की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू 96,500, E की वैल्यू E कितना बेटा 2 वोल्ट है, ठीक है भाई। और ये मतलब जो दिया अपन उसी को यूज़ करेंगे। ये किलो जूल में आंसर पूछा ना, क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ना भाई, डेल्टा एच का जो वैल्यू दे रखा है ये किसने पूछा, किलो जूल पर मोल में दिया। तो इसको किलो जूल में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं 1000 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1020 1020, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -965 इंटू 4 अपॉन क्या है 10, 4 पंजा 20, 20 का 0 असल के 2, 4 संग 24 और 2 26 के 6 असल के 2, 4 9 36 और 2 कितना हो गया 38। तो ये -386 एक तो ये आ गया अपना, ये डेल्टा जी निकाल लिया। डेल्टा एच मुझे चाहिए, डेल्टा टी तो मुझे पता ये है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, डी ई अपॉन जो डी टी जो होता है ये होता है डेल्टा एस अपॉन एन एफ। ये थोड़ा अगर आप याद रख लें, ये कैसे आता है ये भी आपको पता ही है, वैल्यू रख देते हैं डेल्टा जी की वगैरह, तो उससे ये आ ही जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद रख लीजिए तो आसान हो जाएगा। तो इससे मुझे पता ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -4, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, ये क्या 96,500, ये क्या गया डेल्टा एस। अगर किलो जूल में चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, 1020। अब चेक करते हैं ये आंसर कितना आता है डेल्टा एस की वैल्यू। चले भाई
ये 5 दूनी 10, देखो 5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, और ये 10 से मेरा 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 की पावर -4 है ना, तो 965 है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 0.0965 किलो जूल। ये क्या आ गया, डेल्टा एस आ गया। अब सब मिल गया अपने को, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली भाई, यही रहेगी -38.6 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 300 इंटू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है माइनस की 0.0965। ये आपके क्या हो जाएगा, ये प्लस को माइनस से किया -38.6, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपके हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरा ये आंसर आ ही जाएगा। अगर मैं ये 0.09 ले लेता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 27, मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, 300 इंटू 0.09, ये 100 आ जाएगा, और ये तो ये कितना आ गया 27 आ गया। ये माइनस का क्या हो जाएगा, लमसम ये देख रहा हूँ तो, और ये 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 का 5, असल का 1, 3 और 2 5 और 1 कितना 6। इसके लमसम आंसर अपन कह सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या अपने पास कहीं ऐसा आंसर दिया हुआ है क्या भाई, ऐसा तो अपने पास कहीं आंसर ही नहीं है। 11 क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर दिया है 412। अब ये 412 क्यों नहीं आया अपना आंसर, लगता कहीं ना कहीं हमने कोई चूक छोड़ी है। अभी चेक कर लेते हैं, किलो जूल पर मोल में पूछा ना, ठीक है, ये आर की वैल्यू तो 8 ही दी हुई है अपने पास, ठीक है। अरे यार ये 96,000 ही लेना था अपने को, दैट तेरी की, कोई बात नहीं। हाँ वापस देख लेते हैं, डेल्टा जी एन की वैल्यू अपने पास रिएक्शन के हिसाब से एन तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई, कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, लेकिन इसको हमने क्या 96,500 मान के कर लिया, तो ये क्या हो गया बेटा 2 इंटू NFE, 2 इंटू 96,000 000 नहीं यार, इंटू ई कितना दिया हुआ है 2, तो अपॉन 1000 से मैं भाग दे देता हूँ, ये हो जाएगा 4 छंग 24 का 4 असल के 2, और ये हो जाएगा 4 36 और 2 38। अब सही हुआ है -384। आंसर मैंने क्या कहा, आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। ये क्या हो गया माइनस का 384 प्लस ये क्या था भाई NF, सॉरी ये फॉर्मूला क्या था अपने पास में, डेल्टा एस अपॉन NF। तो इसमें मुझे ये दिया होता -5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है 2 है, एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये दी हुई 96,000। तो डेल्टा एस मेरा यहाँ पर कितना आएगा देखे तो, ये आ जाएगा भाई -5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2 इंटू 96,000। तो देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 5 दूनी कितना हो गया 10 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 10⁻³ है, ये 10⁻³, और ये वैल्यू अपने पास बच गई, कौन सी हो जाएगी भाई, ये तो गया ना, इन दोनों को जगह मैंने लिख दिया 10, और ये हो जाएगा 10⁻³ और ये मेरे पास कितना बच गया भाई 96, और ये क्या है 10 की पावर -4। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, इसमें 1000 से
और डिवाइड मार देता है। तो ये देखो आपके 10 की घात 4 प्लस के और ये माइनस के कैंसिल हो गया, ये 96/1000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा इसमें, माइनस का रहेगा। तो ये हो गया अपने पास माइनस, टी की वैल्यू 300 और डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 96 ये बस ये वैल्यू का ही खेल है दोस्तों। अगर ये देखो आप इसमें आंसर जो दिया अपने पास में ये 412 आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना पड़ेगा इसको। ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये लगभग 3 बार चला जाएगा। ये देखें तो ये हो गया आपके आंसर अब तो, ठीक है भाई। तो ये हो गया -384 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो और 10 से डिवाइड कर देना। फिर 36 18 के 8 हासिल का 1 9 27 और 1 8 क्या 28, ये डिवाइड बाई 10 था, ये दोनों जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 384 और ये माइनस का 28। देख लीजिए आप क्या आ रहा है, 8 4 12 11 और 412। तो आपने क्या देखा दोस्तों, ये भी आपके आंसर आ गया -12। तो ये आपका जो आंसर इसमें है कि नहीं है, है 412.8। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं थी, किलो जूल पर मोल अपने पास में। तो कुल मिलाकर के मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सवाल में जो चीज़ दी गई है और निकालनी क्या है, निकालनी क्या गई है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए और जो मिसिंग है उसको आप अपने साथ में मैच कर लीजिए। आपका आंसर 100% जो मिसिंग है। देखो अब इसमें इस सवाल के अंदर अगर आपने चेक किया होगा क्या आपने दिक्कत आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि जल्दबाजी के अंदर हमने ये इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी वो ली नहीं। तो मैं क्वेश्चन में दी होती वो लेता तो मेरा आंसर ये आ ही जाता, ये किलो जूल हो गया एनर्जी। तो कुल मिला के ये आपको पता था, ये मेरा फॉर्मूला है। एक बात और मैंने आपको यहाँ सिखाई है, वो क्या है, DE/dt इज इक्वल टू क्या था, ΔS/NF। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगे और आपको, लेकिन साथ साथ हम टॉपिक भी बता रहे हैं, क्वेश्चन भी बता रहे हैं कि कहाँ आप गलत कर सकते हो। तो ये आप सीखते रहिए, तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। और अंत में एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि इफ़ यू आर हैप्पी विथ आवर टीचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।